भूमिका देना चाहता था उसका कि जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2022 में नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी लेके आए और सर्विस इंडिया वॉज वन ऑफ द पिवटल रोल इन दैट रहा है। और ये भारत सरकार के अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये पॉलिसी लाई गई है। तो जैसे अभी हमारे पहले पूर्व में हमारे चीफ इंजीनियर CWC और NRC से हमारे साथी और हमारे साथी NIS से बात कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ डेटा की। डेटा तो हम लोग बहुत जनरेट कर रहे हैं, एवरीवन इज जनरेटिंग। हम सर्विस इंडिया में जियो स्पेशल डेटा जनरेट कर रहे हैं, आप लोग थीमेटिक डेटा वाटर रिलेटेड जनरेट कर रहे हैं। NRC सेटेलाइट इमेजरी, आई मीन पेटाबाइट्स ऑफ सेटेलाइट इमेजरी बीइंग जनरेटेड, और सारे डेटा से हम इंफॉर्मेशन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप होता है इंफॉर्मेशन से नॉलेज जनरेट करना। वो नॉलेज हमको सोसाइटी के लिए और एक्चुअल जो यूजर्स हैं उनके लिए यूज करना होता है। तो बेसिकली सर्विस इंडिया नई पॉलिसी के कुछ आयाम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई पॉलिसी के तहत बेसिकली सर्विस इंडिया को कुछ फाउंडेशन डेटा क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे भारत के लिए जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम क्रिएट करना, सो दैट सारा डेटा डिफरेंट टाइप का जो जियो स्पेशल डेटा है उस जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम को कंफर्म करता हुआ हो, जिससे कि हम उनको आपस में स्टिच करते हैं। अभी चीफ इंजीनियर CWC साहब बात कर रहे थे कि डिजिटल इनोवेशन मॉडल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज द्वारा अपने अपने प्रोग्राम और उसके लिए जनरेट किया जा रहा है। और जब हम उनको एक स्टिच करने के लिए बैठते हैं तो विसंगतियाँ पाई जाती है। इट इज बिकॉज द रेफरेंस फ्रेम बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट एजेंसी में भी डिफरेंट। मैं नहीं कहता कि हर जगह ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए ही इस पॉलिसी में ये लाया गया है कि एक जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम जो सर्विस इंडिया क्रिएट करेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसी रेफरेंस फ्रेम में सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हों, उसमें काम होना चाहिए जिससे कि डेटा को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। और अभी हमारे साथी हैं उसके बारे में बताएंगे। जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम का एक बहुत अभिन्न पार्ट है जो CORS स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1000 स्टेशन के आसपास ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं और कई और डिपार्टमेंट ने अपने अपने CORS स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं फॉर देयर ओन स्टडीज एंड पर्पज। और हमने अभी ये अभियान शुरू किया कि सबको इंटीग्रेट करना, सो दैट जो और CORS स्टेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा भारत सरकार के उपक्रम या कई प्रदेश स्तर पर भी कई रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया, सबको इंटीग्रेट करके और एक फ्रेम में लाया जाए कि जिससे कोई भी काम हो, चाहे लैंड इंफॉर्मेशन से संबंधित हो, चाहे इरिगेशन से संबंधित हो, वो एक फ्रेमवर्क में लाया जा सके। तो ये हमें चाहते हैं कि इस पॉलिसी के बारे में अभी, क्योंकि ये मौका नहीं है यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में उपस्थिति में बात करेंगे, इस पॉलिसी का जितना डिसमिनेशन हो सके वो डिसमिनेट हो। हम सारे इंजीनियर्स हैं, वी शुड नो अबाउट दिस पॉलिसी एंड स्टार्ट यूजिंग दैट। और इसके साथ एक बात और भी है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि पहले सर्विस इंडिया के मैप्स लेना, आप लोग तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैप्स का काफ़ी यूज करते रहे अपने प्लानिंग के लिए। मैप्स लेना ही एक दूभर काम था, मुश्किल था, तमाम तरह की चीज़ें कि ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, लेकिन इस पॉलिसी के द्वारा सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा इज द एसेंस ऑफ द पॉलिसी, कि भारत सरकार का कोई भी, भारत सरकार या प्रदेश सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट, सर्विस इंडिया के पास जो भी डेटा है जो पब्लिक फंड से क्रिएट किया गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलना, किसी भी ग्रेनुलरिटी का डेटा हो, चाहे 50,000 का डेटा हो, चाहे NHP में क्रिएट किया डेटा हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डिपार्टमेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको देंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो भारत सरकार ने इस पॉलिसी के द्वारा लिया है। आगे मैं अब समय नहीं लूँगा ज़रा आप और लंच के बीच में, तो अब अपने साथी से शुक्ला जी आगे आपको इस बात में। थैंक यू। सर्व इंडिया सर पाठक सर से मैं ISO की तरफ से क्षमा मांगना चाहूँगा सर। प्रोग्राम में कुछ हम लोग को शायद कन्फ्यूजन हुआ कि शायद सर आपका प्रोग्राम नहीं आने का था या सर प्रेजेंटेशन में सर का नाम आया, तो सॉरी सर, वी आर वेरी सॉरी। इसको सर मीठा न लेंगे सर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज़ आपसे भी सर गाइड कर लें प्लीज़ सर। अब मैं सर्वे ऑफ इंडिया से श्री AK शुक्ला सर का
को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेजेंटेशन के लिए। मंचासीन वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित अभियंता, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज से आए हुए हमारे प्यारे छात्र, गुरुजन, आप सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो कार्यशाला आयोजित की गई है सिंचाई विभाग के नेतृत्व में, इनके कुशल निर्देशन में, इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। प्रेजेंटेशन इन्हीं बिंदुओं पर है। CORS डिजिटल एलिवेशन मॉडल, NGR मॉडलिंग, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ 2 मिनट 1 मिनट समय लूंगा पृष्ठभूमि के बारे में। आज मैं अभी बैठा हुआ था, सुन रहा था, इससे पूर्व वक्ताओं ने बात कही और मैं उनसे सहमत भी हूँ कि डेटा प्रोडक्ट्स बहुत सारे विभाग, बहुत सारे अनुष्ठान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ऑब्जर्वेटरीज बना रही हैं, सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और वो कुशल भी हैं, ऐसा नहीं है। डेटा क्वालिटी, डेटा प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा है। सवाल है उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया कैसे जाए। सभी के पॉकेट में खूब अच्छा खासा पैसा है, लेकिन बिजनेस के लिए जब कहा जाता है कि आइए साथ मिलकर करते हैं, तो कोई तैयार नहीं होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, वो फ्लॉप हो जाता है, रोजगार समाप्त और हमारी जेब में हमारा पैसा है वो किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह से सर्वे ऑफ इंडिया के पास एनॉर्मस डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। NRSC के पास बहुत अच्छी इमेजरी है। अभी सर ने बताया कि किलोमीटर से अब 0.25 पर आ गए, 0.25 मीटर पर वो रेजोल्यूशन इंडिया का, और हम इसको बहुत ही गर्वान्वित हो रहे हैं कि 0.25 मीटर का रेजोल्यूशन हमारा इसरो दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये विश्व में हम टक्कर ले रहे हैं। आप लोग रिमोट सेंसिंग का की जो शक्ति है उसको पहचान रहे होंगे, और हमारे लिए एज सर्वे ऑफ इंडिया हमारे लिए तो ये वरदान है। सर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो डेटा प्राप्त होता है, इससे हम हमारा मैप अपडेट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट होती है, प्री पोस्ट एनालिसिस करते हैं, टेम्पोरल डेटा पर बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट इस पर काम करते हैं, और ये सारा कुछ आपकी बदौलत हो पाता है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत नमन। इसरो को मेरी विशेष बधाई है कि आज जो भी ये डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, बिना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने देखा हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, चाहे कोई डेटा एनालिस्ट हो, हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं, अभी 1998 से लेकर 2024 तक का दिखाया गया। उसमें अगर आपके पास ये डेटा चित्र के रूप में नहीं होता, एक टैबुलर डेटा होता, तो शायद यहाँ इम्प्रेस हम लोग नहीं हो पाते। चूंकि आपके पास रिमोट सेंसिंग डेटा था, स्टोरेज में डेटा है, और उसका बखूबी से आपने इस्तेमाल किया, इसलिए आप इस चीज को यहाँ पर दिखा पाए। तो ये भी रिमोट सेंसिंग की ताकत है और हमें इसको पहचानना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा, सर्वे ऑफ इंडिया सभी साइंटिफिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन आते हैं, इसकी जननी है। आप पूछेंगे कैसे? तो पहला एग्जांपल है सर कि जब 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, IIRS कालिदास रोड देहरादून एकेडमी की, तो हमारी में से ही, यानी सर्वे ऑफ इंडिया में जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है फोटोग्रामेट्री, तो उसमें इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन, IPI इसका नाम होता था सर, और ये IPI सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। और इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो ज्ञाता थे उनको डेब्यूट किया गया था, और धीरे धीरे फिर उसमें साइंटिस्ट सी की नियुक्ति होने लगी, वैज्ञानिक आने लगे, और हमने वहां से अपना रोल पीछे किया और इसरो के साथ बढ़ करके IIRS आज फ्लोरिस है और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। मैंने भी वहां से एक एडवांस फोटोग्रामेट्रिक डिप्लोमा किया था रिमोट सेंसिंग का, और वो मुझे आज भी सर्वे में रहकर के बहुत फायदा दे रहा है, काफी कारगर कोर्स रहा है। तो ये IIRS की स्थापना भी हम लोगों ने किया। इसके साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसके पास पूरे भौगोलिक क्षेत्र की करीब 1/4 जमीन फॉरेस्ट सर्वे के पास है, चाहे स्टेट फॉरेस्ट हो, यूनियन गवर्नमेंट के अधीन फॉरेस्ट हो, 1/4 1/4 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया गोज टू फॉरेस्ट। और ये भी हमारा एक तंत्र होता था कार्य क्षेत्र, और इसकी यूटिलिटी बढ़ी
लिहाजा डिपार्टमेंट भी एक स्वतंत्र हुआ और सर्वे ऑफ इंडिया अब टोपोग्राफिकल सर्वे के रूप में जानी जाती है और इसका पूरे देश में भारत के हर राज्य, हर जिला, हर तहसील की जमीनों को सटीकता से नापने का जो कार्य करते हैं वो हम सर्वे ऑफ इंडिया हैं। NHP के साथ मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या उनके जो अधिकारी हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर चीफ इंजीनियर साहब, इनको सूचित करना चाहूंगा कि जो आपको हाइड्रोमेट हैं इनको लेवलिंग से, प्रिसाइज लेवलिंग से कनेक्ट करने का कार्य भी उत्तर प्रदेश भूस्थानिक निदेशालय भारतीय सर्वेक्षण विभाग लखनऊ श्री DN पाठक साहब निदेशक के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें करीब 2100 लीनियर किलोमीटर की लेवलिंग होनी है, प्रिसीजन लेवलिंग, फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग, ताकि हमारे हाइड्रोमेट इनसे कनेक्ट हो सके। अभी भी वर्टिकल इंफॉर्मेशन की जो बात करें हम, वर्टिकल इंफॉर्मेशन अभी भी आपको उसी सिविल इंजीनियर की तकनीक पर चलनी पड़ रही है जैसा कि हम पहले करते आए हैं। यानी कि इससे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पुरानी जो चीजें हैं धरोहर उनको मत छोड़िए और एडवांस में घबराइए मत, आगे बढ़िए। यानी लेवलिंग का कोई तोड़ नहीं है। साथियों, इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से परिचित है हमारे कंटूर मैप से। हमारे जितने सिंचाई विभाग के अभियंता हैं, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने एक पुरानी पीढ़ी से अगर पूछें, सलाह लें तो बताएंगे हाँ टोपो शीट में कंटूर होता है, कंटूर 10 मीटर इंटरवल का होता है या 20 मीटर इंटरवल के हैं, उसमें हम स्पेसिंग करके हम निकाल सकते हैं इसको इंटरपोलेट करके कि कंटूर कहां से कैसे जा रहा है। आज भी जब वास्तविक रूप से जब आती है प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात, तो हम उस कंटूर मैप को या उस सीट को का अवलोकन करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि डिजिटल एलिवेशन मॉडल किससे तैयार होता है? आप बोलते हो SRTM DM, जो ग्लोबल DM है वो 8 सेकंड में होती है। 8 सेकंड में सर्कुलर मेजरमेंट, 1 8 सेकंड अप्रॉक्स टू 30 मीटर। लेकिन हमारे मैप में जो कंटूर है वो मीटर में है, वर्टिकल इंफॉर्मेशन अबव मीन सी लेवल, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, डिपेंड करता है कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है। माउंटेनियस रेंज है तो 100 मीटर है, गंगा का मैदान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है तो 10 मीटर है, और कुछ क्षेत्रों में हम स्केल ऑफ सर्वे के हिसाब से 20 मीटर के कंटूर इंटरवल को हमने ड्रॉ किया हुआ है और वो बड़ी साइंटिफिकली बनाया गया है। वो कोई मकड़े की जाल नहीं है। आप सभी इंजीनियर समझते होंगे कि कंटूर को इमेजिन करना इमेजिनरी लाइन है, लेकिन उस कंटूर को बनाने के लिए हमारे जो पूर्वज रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। फील्ड डेटा कलेक्ट किया, बेंचमार्क से उसको कनेक्ट किया, फोटोग्रामेट्री सॉल्व की, और उसके बाद स्टीरियो प्लॉटर। आज की डेट में तो काम करना बड़ा आसान है। जब वो पुरानी एनालॉग फोटोग्रामेट्री मशीनें होती थी, उसमें स्टीरियो पेयर में जाकर के और 6 घंटे 8 घंटे काम करना, आंखें दर्द कर जाती थी। लेकिन मैं उन पीढ़ी को आज भी नमन करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ पूरे संपूर्ण भारत की भूमि को, पूरे देश को कंटूर देकर गए, हमारी पुरानी पीढ़ी। तो ये याद करने वाली बात है। और कंटूर से डैम डेवलप करते हैं, पॉइंट से डैम डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बेसिक इनपुट देते हैं तो वो डैम बन जाता है। डैम बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेटा कौन सा होगा, इनपुट क्या होगा, ये बड़ी बात है। आप अगर कोई डैम बना रहे हैं स्टीरियो पेयर से, उसमें देखा जाएगा कि भाई क्या है, वो इलिप्सॉइडल पर है या एमएसएल पर है। डैम तो बन जाएगा, डीएसएम बनेगा, डैम नहीं बनेगा, डीएसएम डिजिटल सरफेस मॉडल, लेकिन वो एमएसएल पर नहीं होगा। जबकि हमारे इंजीनियर को जरूरत है एमएसएल की हाइट, उसको इलिप्सॉइडल हाइट से कोई मतलब नहीं है। इवन इलिप्सॉइडल हाइट आर ऑलवेज ज्योमेट्रिकल हाइट, they don't have any relevance with the water flow criteria। तो ठीक है साथियों, मैं शुरू करता हूं। ये CORS की बात हो रही है, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। CORS की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके अधीन हम सर्वे ऑफ इंडिया हैं, इनको यह कार्य दिया गया था जिम्मा। कारण ये था कि जब GPS टेक्नोलॉजी 1984 में जब वर्ल्ड जेनेटिक सिस्टम का प्रारंभ हुआ और इसे सभी वैज्ञानिक संस्थाओं ने अक्रॉस द ग्लोबल जियोग्राफर्स ने इसको मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है, GPS 1984 सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे पोजिशनिंग सही आती है, तो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। भारत उसमें ये सही बात है कि हमारी सुरक्षा नीतियों के तहत हम इसके कभी भी पार्टनर नहीं थे। यानी अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम जो है, जिसको GPS सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, इसके हम कभी सदस्य नहीं रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय नीति, हमारी जो
देश की नीति इसको परमिट नहीं करती है। तो डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो, टेक्निक तो बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल जीपीएस किया, इसमें IARS और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश में हमने जो हमारे जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन स्टेशन थे, अभी किसी सर ने बताया हमारे पूर्व कि GT स्टेशन और GT बेंचमार्क क्या होता था, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो एक्यूरेसी के जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं GT स्टेशन, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसका इन्वॉल्व है, ट्रायंगुलेशन होता है, इसलिए इसको GT कहा गया। तो बेंचमार्क हो जो वर्टिकल इंफॉर्मेशन देता है, और आपका हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन जो देगा वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो ट्रायंगुलेशन से हम करते थे, वो चीजें जीपीएस आपको बड़ी आसानी से देता है। X, Y, Z and T यानी लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इलिप्सॉइडल हाइट विद टाइम। तो जीपीएस आपको 4 चीजें देगा इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट इंफॉर्मेशन है, पॉइंट डेटा है। इस पॉइंट डेटा पर आप जियो रेफरेंसिंग करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, फोटोग्रामेट्री सॉल्व करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब वो चाहे हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट हो, किसी फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट हो, या कोई और भी बड़ी परियोजनाएं हो, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको सॉल्व करते हैं। वहां पर आपको ज्योमेट्रिक करेक्शन लगाना पड़ता है, यानी कि सैटेलाइट इमेजरी जो अंतरिक्ष में मिलती है उसकी रेफरेंसिंग कैसे करेंगे। एक तो है ऑटो डाउनलोड, यानी सैटेलाइट डाउनलोड आप डेटा करते हैं, उसमें WDS84 आ रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ नहीं, आपको उसमें लाइट लॉन्ग दिखेगा, जब आप कर्सर स्लाइड करेंगे, मूव करेंगे दिखेगा, लेकिन उसकी प्रासंगिकता कितनी है, हाउ मच दैट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज रिलायबल, इट इज क्वेश्चनेबल। यही बात सर्वे ऑफ इंडिया आपको रिफाइनमेंट करके देती है। हम इसीलिए जाने जाते हैं कि हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट है और उसको स्थापित करने की विधियां भी बहुत ही जटिल है, किंतु हम उसको करते हैं। हम किसी हवाई में नहीं लेते कि हाँ लैटिट्यूड ये आ रहा है इसको उठा लिया जाए, और उसी में ये CORS स्टेशन एक परमानेंटली एस्टैब्लिश स्टेशन है। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने, निदेशक महोदय ने बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में करीब 1000 से ऊपर CORS स्टेशन की स्थापना हो चुकी है। ये स्टेशन कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में करीब 66 स्टेशन स्टैब्लिश कर लिए गए हैं और सभी जिलों में, सभी जनपद में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में यह कार्यरत हैं। जो भी हमारे इंजीनियर, हमारे अभियंता हैं, जियोग्राफर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, NGOs हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट आपको मैं बताऊंगा, उस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और नियर बाई अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो इससे आप डेटा डाउनलोड करके अपने डेटा को प्रोसेस करके रिफाइन कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी तक प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थापना, इसकी मूल स्थापना के बारे में। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हाई प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम, it plays a major role in achieving centimeter level accuracy, and infrastructure component means station and important that GNSS infrastructure, global navigation satellite system. Nowadays we are using GPS नहीं यूज करते, GNSS यूज होता है। GNSS का मतलब कि जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका बेस्ड जो सैटेलाइट थे, 32 सैटेलाइट 29+3 रिजर्व, उसके अलावा अभी रूस के, जापान के और चाइना जिनका कॉन्स्टलेशन है स्पेस में, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। एज ए रिजल्ट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ जीपीएस, उसको एनहेंस करके हमारे जो सिग्नल हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं और बेस्ट सिग्नल को रिसीव करके रिसीवर के द्वारा हम उसको प्रोसेस करते हैं और एक बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी को अचीव करते हैं जो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्यूरेसी होगी। तो इसके लिए CORS स्टेशन की परिकल्पना की गई और यह सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यरत है। आगे नेक्स्ट, आगे बढ़िए। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ CORS नेटवर्क, जियोडेटिक कंट्रोल, ये हमारे इंडियन रेलवे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, IISc बेंगलोर और जितने भी हमारे ये एरोड्राम्स हैं, चाहे वो सिविल एरोड्राम हो या डिफेंस के हो, उस पर जियोडेटिक कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर ये CORS स्टेशन का जो एप्लीकेशन है बहुत ही कारगर है। यानी कि जहां पर आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रिसाइज ऑर्डर की एक्यूरेसी चाहिए,
उसे जियोडेटिक वर्क कहते हैं, यानी कि बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी यूजिंग GIS स्टेशन, वहां पर ये स्टेशन आपको हेल्प करेगा। सर्वेइंग एंड मैपिंग, नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे हम अर्बन लोकल बॉडी से मैपिंग करते हैं, हम फ्लड मॉनिटरिंग की बात करते हैं, वहां पर ये आपको मदद करेगा GIS स्टेशन। एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, इसके लिए भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे जो पार्टनर्स हैं वो आप सभी हो गए, इंक्लूडिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, IARS, NRSC और मेरे सभी इंजीनियर बंधु, उन्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। बेंचमार्क कहाँ है सर बता दीजिए, ये बेंचमार्क किस जगह पर है, कितनी हाइट है, MSL से क्या हाइट है, ये पूछने की जरूरत पड़ती है उनको, और वो डेटा सप्लाई हम लोग करते हैं। क्योंकि रिमोट सेंसिंग या GPS आपको कभी भी बेंचमार्क की हाइट नहीं देता है, कोई साइंस नहीं है ये। अभी टनल में भी काम करना है तो वही, अभी टनल में अगर आप कहीं काम करते हैं जल विद्युत परियोजना में, क्योंकि अभियंता आप कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसे में आपने देखा होगा उसके अंदर अभी भी दूरबीन वाला काम होगा, क्योंकि एक तरफ से ब्लास्ट करते हैं, दूसरी तरफ से उसको ड्रेस किया जा रहा है और वहां आपका एंगल भी पड़ना है, यानी दो तरफ से अगर टनल खुदाई हो रही है तो उसका अलाइनमेंट कैसे करेंगे। उस अलाइनमेंट के लिए आपको प्लानिंग करने के लिए अभी भी थर्मल लाइट की जरूरत है, टोटल स्टेशन की जरूरत है, यानी कि कन्वेंशनल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की आज भी जरूरत पड़ती है जब परियोजना हमें लाइव परियोजना में और उसको समय के अंतर्गत कार्य करना होता है, तो हम उसको अभी भी यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, मैं पिछले 10 साल से वहां अतिथि शिक्षक रहा हूं इंदिरा गांधी एकेडमी में। उनसे पूछता था, अच्छा बताइए कि आप जब BFO बनते हो वहां क्या करते हो? कहते साहब वो चेन और मैग्नेटिक कंपास। मैंने कहा क्यों, अभी तो बहुत अच्छी चीजें आ गई, आप चेन और कंपास यूज करते हो। उनका कहना था सर चेन कंपास पर पुराने नक्शे बने हैं, और जब बेयरिंग की बात आती है तो मैग्नेट, आप लोग भी समझिए, मैग्नेटिक बेयरिंग और जियोग्राफिकल नॉर्थ में फर्क है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ हम सभी जानते हैं। तो जो मैप है उसका ओरिएंटेशन अगर मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ पर रहा है और अब जो नेशनल मैपिंग है वो ट्रू नॉर्थ पर है, तो उसके जो डिवीजन आते हैं उसके आधार पर आपकी बेयरिंग गलत हो जाती है। अगर बेयरिंग गलत है यानी एंगल गलत हो गया, डिस्टेंस कुछ भी हो, तो आपके कोऑर्डिनेट गलत हो जाएंगे। तो उसका कहना है कि पुराने नक्शे चूंकि बने हुए हैं उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है, लिहाजा हम इसको उसी पर काम करते हैं। ये हमारे फॉरेस्टर का एक क्लेम है। अब जरूरत है कि उस नक्शों को आप लाइए, कन्वर्ट करके लाइए, कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो रूल्ड आउट नहीं है, यानी चेन और कंपास वहां पर भी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हम उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, डे बाय डे हम CWC हमारे साथ है। अभी उसकी ट्रेनिंग हमने 21 October 2 को प्रपोज किया है, लखनऊ में जो CWC है उनकी ट्रेनिंग कराई है। NHP तो काफी समय से देहरादून में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर ही बना हुआ है, NHP के लिए डेडिकेटेड सेंटर है, जिसमें हमारे अभियंता कुछ गए भी होंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, उन्होंने ट्रेनिंग ली है और वो समझते हैं कि उसकी ड्यूटी क्या है, वहां पर किस तरह से हम प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट, ये आपका ये GIS मॉडल है। GIS मॉडल की परिकल्पना है, सभी उन्नत देशों में GIS मॉडल बन चुके हैं। भारत के लिए जो कि सर्वे ऑफ इंडिया देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है, द नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so we take the responsibility to develop and create an Indian GIS। तो जो GIS मॉडल अगर ये बन जाता है तो इससे हमारी लेवलिंग जो एक टीडियस टाइम टेकिंग जॉब है वो एलिमिनेट होगी, और इसका उपयोग बाढ़ और आपदा प्रबंधन में, सिंचाई परियोजना में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक सीवरेज, वाटर पाइपलाइन, इनको बिछाने में, जहां पर भी कहीं आपको वर्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत है और वो MSL पर चाहिए, तो उसके लिए आप इस GIS मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपका टाइम, एनर्जी और मनी ये तीनों सेव होगा। एक मिनट की बैक, मैं ये बता रहा हूँ इलिप्सॉइडल हाइट और जियोइडल हाइट। जब आप पृथ्वी के स्वरूप को, यानी कि जो अर्थ का शेप क्या है, जब आप सोचेंगे इसमें तो आपको मिलेगा कि अर्थ का जो शेप है मैथमेटिकल मॉडल वो इलिप्सॉइड है, लेकिन एक्चुअल मॉडल वो जियोइड है। क्योंकि अर्थ को मॉनिटर करने के लिए उसकी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और सेंटर निकालने के लिए आपको कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जो हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला आगे बढ़े और अर्थ को मेजर किया जाए, प्रिसाइजली मेजर किया जाए। लेकिन एक्चुअली वो है जियोइड, क्योंकि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, ग्रेविटी, मैग्नेटिक
स्पेस जो है वो वेरी करती है। आप सभी जानते हैं जी जो है स्मॉल जी वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, तो इसके आधार पर जो शेप है वो कहीं पर यानी कि जो एलिप्स है उसको कहीं कम या कहीं ज्यादा हो जाता है, ऑक्टोपस शेप का होता है। तो इस तरह से h इज इक्वल टू h स्मॉल h माइनस m, यानी जो कैपिटल N है अगर ये पता हो हमें कैपिटल N उस प्लेस की जहां ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो एक हाइट दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, वाइस वर्सा। इफ यू नो ellipsoidal height through GPS, if you know the geoidal undulation between geoid and ellipsoid, you can easily convert your ellipsoidal height into MSL height। आप कर सकते हैं, लेकिन वो n कैसे पता चले? तो उस n को पता लगाने का भी हम लोग सर्वे करते हैं। ये जो एंडुलेशन है वो हर प्लेस का एक मैप है हमारे पास, सर्वे ऑफ इंडिया के पास, और इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपको n की वैल्यू भी हम बताते हैं ताकि आपको इजीली कन्वर्जन करने में आसान हो जाए, कन्वर्ट कर सके कि आपकी एलिप्सॉइडल हाइट को हम कैसे जियोइड हाइट बना सकते हैं MSL में। तो आगे हमने कवर किया है, पीछे मैप पे जाओ। हाँ, ये है आपका, ये पूरे देश का चित्र है, मानचित्र के सामने आप देखेंगे, इसमें कलर से डिवाइड है। डेवलपमेंट ऑफ जियोइडल मॉडल कंप्लीटेड, आपका ग्रीन वाला पोर्शन है। उसके बाद जो लाइटर ग्रीन और बहुत सारी चीज उसमें दिखाया गया है कि 2024-25 तक लगभग हम इसको पूरा कर लेंगे। भारत विश्व का अभी भी 7वां देश है, बड़ा देश है, और ऐसे में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी SOI को दी गई थी। जियोइड मॉडल हम 2024-25 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश में है और उम्मीद है इसे पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, जियोइड मॉडल की ये सिंपल आपको यूटिलिटी बताई गई है कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं। प्रिसिजन, एक्यूरेसी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्लड मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मनी मोर। ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। इनमें से जो हमारे GIS एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं, प्राइवेट इंजीनियर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं, वो सभी जानते हैं कि इसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम स्टैब्लिश करते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये प्रोसेस कहां से आता है? आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल TIN, ट्रायंगुलेटेड इनवर्स नेटवर्क, एक फाइल होती है। जब स्टीरियो मैपिंग करते हैं फोटोग्रामेट्री में, तो उसके द्वारा आप जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं तो बोलता है क्रिएट DM, तो DM क्रिएट हो जाता है। बाय क्लिकिंग, जस्ट यू क्लिक द बटन, वो DM बन जाता है। लेकिन वो DM नहीं होता है, DSM है। तो वहां पर एक सुविधा है कि आपको क्या करना है। इफ यू वांट बेयर अर्थ, यानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल वह मॉडल है जिसमें बेयर अर्थ होती है, एक्सक्लूडिंग वेजिटेशन, कैनोपी एंड अर्बन और सेटलमेंट जो भी हमारे हैं, इनको हटा दिया जाए तो जो पृथ्वी का एक शेप दिखाई देता है वो आपका बेयर अर्थ ग्राउंड जिसको कहते हैं वो है। उसके लिए सॉफ्टवेयर में सुविधा है, आप एडिट करिए, ब्रिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उन सबको एलिमिनेट करिए और उस फाइल को सेव करके फिर आप जब बनाते हैं तो डैम होती है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, और वह मॉडल आपको एक्यूरेट हाइड्रोलॉजी में या फिर किसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जस्ट सॉफ्टवेयर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो DSM है, ध्यान रखिएगा, उससे आपकी हाइड्रोलॉजी कभी सॉल्व नहीं होगी। प्रेजेंटेशन के लिए तो ठीक है, किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब हमारा इंजीनियर साइट पर जाएगा और देखेगा उल्टी गंगा बह रही है तो वहां पर दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो हाइट एलिप्सॉइडल हाइट होगी, उसमें MSL हाइट है ही नहीं। नेक्स्ट, ये आउटपुट है जब हम स्टीरियो पेयर सॉल्व करते हैं। अभी रोकना, तो इसमें इस तरह की आपको एक्सरे प्लेट की तरह दिखाई देगी डिजिटल एलिवेशन मॉडल, पैनक्रोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट में इसमें, और राइट साइड वाला आपका हिल सेट है। इसमें जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है वो एल्टीट्यूड को दिखा रहा है ज्यादा, यानी कि हाईएस्ट ग्राउंड है, और जो डार्केस्ट है वो लो है, यानी कि 0 to 255 जो बीट है आपका कंप्यूटर सिस्टम पैनक्रोमेटिक मोड में ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखा रहा है कि ये सारी हाइट इस क्षेत्र की जहां का ये DM बना है, आउटपुट है, इसमें कौन सा ऊंचा स्थान है, कौन सा नीचा। आप जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल पर काम किए हैं वो समझ सकते हैं, इसको देखकर पता लगा लेते हैं कि ये अगर इसको मॉडलिंग की जाए तो ये कैसा दिखेगा। यानी जैसे कि एक डॉक्टर आपके रोग को बता देता है कि चेस्ट में कफ है या जकड़न है, उसी तरह से हमारा एक रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट या GIS एक्सपर्ट
इस इमेज को देख करके जो आपके सामने है बता सकता है कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वाटर फ्लो किस तरफ होगा और सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ये है आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल, 2D मोड में दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, NHP प्रोजेक्ट जो एक बहुत ही प्रचलित, पॉपुलर और देश और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला प्रोजेक्ट है। ऐसे में सर्वे ऑफ इंडिया और NHP यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके साथ टाइप है, MOU है हमारा। हम 0.5 मीटर की एक्यूरेसी का डैम प्रोवाइड करा रहे हैं और ऐसे में करीब 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिडार से कवर किया गया है, लिडार टेक्नोलॉजी से। यह डैम तैयार है 0.5 मीटर का। अभी बात कर रहे थे कि डैम कहाँ से आएगा, तो डैम भी हम क्रिएट करते हैं। डैम के लिए टेक्निक है, अपने पास है, देश के पास ही है और हम सक्षम है इसको करने के लिए। 0.5 मीटर की एक्यूरेसी अगर मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। और ये 0.5 मीटर मतलब ये केवल सुनने में नहीं है, आप ग्राउंड पर वेरीफाई कर सकते हैं। 3 to 5 मीटर एक्यूरेसी जो है करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कवर किया गया है। डिपेंड करता है, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा है, लोगों के जान माल की रक्षा करनी है, संपत्ति की रक्षा करनी है, फसल की रक्षा करनी है, तो ऐसे में मुझे वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लिहाजा हम 0.5 मीटर से भी नीचे आना चाहते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी में भी आना चाहते हैं। समय के साथ हम आ भी जाएंगे, लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि जहां पे जनसंख्या नहीं है, गांव नहीं है, रिहायश नहीं है, वहां पर हमने 3 से 5 मीटर का DEM क्रिएट किया है। और यह जो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, हम कर चुके हैं इस चीज को। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल की डिमांड बहुत बड़ी है और यह तब बड़ी जब रिमोट सेंसिंग डेटा हमारे साथ है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है, हार्डवेयर हमारे पास है और एक्सपर्टीज हमारे साथ है। यानी वी नीड excellent software, hardware and experts from GIS domain, that is manware। इन तीनों के आपसी संगम से हम इस तरह की चीजों को सॉल्व करते हैं और इसका उपयोग वो बखूबी से जानते हैं। टेरेन फीचर हो गया, ड्रेनेज बेसिन है, चैनल नेटवर्क है और बहुत सारी हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशंस है उसमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल ये अप्लाई होता है। Ground water modeling, estimation of volume existing proposed reservoirs, determining landslide probability, flood prone area and its mapping. Next, ये साइट है हमारी cors.surveyofindia.gov.in। इस पर आप CORS की तमाम जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए आपको वेबसाइट का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। दूसरी वेबसाइट है हमारी surveyofindia.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोडक्ट होंगे, आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ हो। ये बहुत अच्छा संगम रहा, यहाँ पर हम लोग इसी बैनर जो नेशनल स्पेस डे के वर्कशॉप में मुलाकात हुई, हम समझते हैं किसी अच्छे सुखद अवसर पर एक प्रोफेशनलिज्म की तरह से मिलेंगे, डिपार्टमेंट के हैसियत से मिलेंगे और वहां पर लंबी चर्चा करके कोई प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग बहुत पेशेंस से हमारे डिग्निटी के और बुलाए गए प्रेजेंटेशन जो दिए गए हैं लोगों ने सुना है। अब 2 प्रेजेंटेशन और बाकी है हमारे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ और इसरी इंडिया से। क्योंकि मौसम बाहर का बदल रहा है और अंदर भी मौसम ना बदले, इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन से कि ये अपना अपना प्रेजेंटेशन जो है 10-10 मिनट के अंदर समाप्त करें, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को जो है समाप्त कर सकें। टाइम स्लॉट हमारा ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। थैंक यू।